ओके गाइस, सो वी गोना स्टार्ट इज आईडी चैप्टर नंबर 2, जिसका पहला सवाल यही है कि किस टाइप की हम इकोनॉमी करने वाले हैं। जहाँ 3 टाइप की इकोनॉमी थी, फर्स्ट कैपिटलिस्ट एंड सेकंड इज सोशलिस्ट, और मिक्स्ड इकोनॉमी तो अगेन दोनों का मिक्सचर है। कैपिटलिस्ट हो या सोशलिस्ट हो, डिसाइड कौन करता है? 3 सवाल: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाएगा एक कैपिटलिस्ट कंट्री में? वो चीज़ प्रोड्यूस चीज़ की जाएगी जिसकी मार्केट में क्या होती है? डिमांड। हाउ टू प्रोड्यूस, जनरली वो लोग क्या प्रीफर करते हैं? कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि उससे प्रोड्यूसर को क्या मिलता है? फायदा। और किसके लिए बनाया जाएगा? ऑब्वियसली रिच पीपल, जो मार्केट में क्या कर सकते हैं? अफोर्ड, राइट? अफोर्डेबिलिटी मैटर करता है। अब अगर मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करूंगी, वो चीज़ प्रोड्यूस की जाएगी जिसकी मार्केट में क्या है? बताइए, नीड है। जिसकी मार्केट में क्या है? नीड। कैसी टेक्नोलॉजी प्रीफर करेंगे? गवर्नमेंट, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करता है, और गवर्नमेंट प्रेफर करेगी लेबर इंटेंसिव, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा? पुअर पीपल। नाउ द क्वेश्चन है, इंडिया ने किस तरह की इकोनॉमी फॉलो की थी? तो इंडिया के उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने किस तरह की इकोनॉमी चाहते थे? वो चाहते थे कि वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे सोशलिज्म, जो कहाँ फॉलो होता था? यूएसएसआर में। बट वो कंप्लीट सोशलिज्म नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी इकोनॉमी फॉलो की जहां पब्लिक सेक्टर डोमिनेट रोल तो प्ले करेगा, बट प्राइवेट सेक्टर का भी रोल रहेगा और डेमोक्रेसी भी रहेगी, राइट? तो प्राइवेट सेक्टर का भी रोल रहेगा, और दूसरी चीज क्या रहेगी? बताइए, डेमोक्रेसी। क्या ये चीज क्लियर हो गया? राइट? अब हम पढ़ते हैं कि हमारे क्या थे लॉन्ग टर्म गोल्स। उसके पहले, क्योंकि हम यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस थे, तो हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, प्लान। प्लान का मतलब है देश के रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज करना अकॉर्डिंग टू नेशंस प्रायोरिटी। अकॉर्डिंग टू नेशंस प्रायोरिटी। प्लान 2 टाइप के थे, एक था लॉन्ग टर्म प्लान और एक था शॉर्ट टर्म प्लान। जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान था उसे पर्सपेक्टिव प्लान कहते थे, और जो भी हम शॉर्ट टर्म प्लान बनाएंगे वो इट हैज टू बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान जो होते थे वो 5 साल के होते थे, जिसकी शुरुआत हुई थी 1951 से। इंडिया का प्लानिंग कमीशन होता था, जो डिसाइड करता था हमारे देश का प्लान कैसे होगा, और प्लानिंग कमीशन का जो सेटअप हुआ था वो था 1950 में। क्या चीज क्लियर? जिसके हेड थे हमारे खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। पर इसका तुम्हें सेकंड प्लानिंग कमीशन के हेड का नाम याद रखना पड़ेगा, विच इज पीसी महालानोबिस, क्योंकि ही वाज नोन एज द इंडियाज आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग। क्या चीज क्लियर? और उन्होंने किताबें लिखी थी, संख्या। अब इसके बाद हम करने वाले हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स। हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स थे वो 4 थे: जीडीपी ग्रोथ, इक्वालिटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। राइट? 4 गोल्स थे: जीडीपी ग्रोथ, इक्वालिटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ आया? यस गाइस, जीडीपी ग्रोथ, इक्वालिटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। जहां पहला गोल था हमारा जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ का मतलब है कि हमें क्या बढ़ानी है? देश की कैपेसिटी। क्या चीज की कैपेसिटी? टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। उसके लिए हम 3 सेक्टर पे फोकस करेंगे। तीनों सेक्टर पे हमें फोकस करना है, एग्रीकल्चर पे भी, इंडस्ट्रियल पे भी, एंड एज वेल एज सर्विस सेक्टर पे भी। और तीनों के कंट्रीब्यूशन से जो जीडीपी बढ़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? द कंट्रीब्यूशन बाय ईच सेक्टर टुवर्ड्स जीडीपी इज नोन एज सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। जीडीपी बढ़ाने के 2 तरीके थे, एक कि आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, और दूसरा आप रिसोर्सेस बढ़ाओ। रिसोर्सेस बढ़ाओ प्लस दूसरा क्या बढ़ाओ? बताइए, प्रोडक्टिविटी। इज दैट क्लियर? सेकंड हमारा एम था इक्वालिटी, वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले करते हैं मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब 2 चीजें हम करना है। सबसे पहले तो हम क्या अप्लाई करेंगे? मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाएंगे तो ही तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एंड सेकेंड चीज था कि चेंज इन आवर सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक का मतलब वुमेन शुड ऑल्सो बी पार्टिसिपेट इन कंट्रीज जीडीपी। क्या चीज क्लियर हो गया? नाउ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंट। सबसे पहली बात, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि हम फाइनेंशियली किसी के और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, राइट? मतलब हम फाइनेंशियली भी हम खुद सेल्फ होने चाहिए। एंड सेकेंड इज सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है कि एटलीस्ट वो चीज जो नेसेसिटी है हम उसके लिए किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। टू रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ एटलीस्ट वो चीजें जो हम अपने देश में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट मीन्स हम नेसेसिटी के लिए किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। दैट वाज सेल्फ सफिशिएंट। और इसकी इंपॉर्टेंस कब हुई भाई? जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, यूएस ने हमें थ्रेटन किया कि वो व्हीट की सप्लाई नहीं करेंगे अगर इंडिया ये वॉर स्टॉप नहीं करता। एंड लास्ट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि वो जीडीपी ग्रोथ, वो मॉडर्नाइजेशन का कोई फायदा नहीं है अगर उसका बेनिफिट हर एक सेक्शन को नहीं मिलता। एंड दैट इज द रीजन हमने ये सोचा था कि जीडीपी का फायदा हर एक सेक्शन को मिले। Right? These were our long-term goals. Now, the next is क्या modernization as an objective contradict करता है in the light of employment? क्या modernization आप लाओगे तो क्या वो employment को contradict करता है? The answer is no. सर क्यों नहीं करता है? Because अगर modernization होगा तो इसकी वजह से क्या बढ़ेगी? बताइए, productivity। productivity बढ़ेगी तो automatically आपका
जीडीपी बढ़ेगा, लोगों की क्या बढ़ेगी बताइए, इनकम, इनकम बढ़ेगा तो लोगों का क्या बढ़ेगा, डिमांड, और डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है। शॉर्ट टर्म में आपकी एम्प्लॉयमेंट जा सकती है बट लॉन्ग टर्म में आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं जाएगा, बिकॉज प्रोडक्टिविटी बढ़ने से जीडीपी, जीडीपी बढ़ने से इनकम, इनकम बढ़ने से डिमांड, और डिमांड बढ़ने से अपने आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। क्या चीज क्लियर हो गया? अब हम आते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक आफ्टर नॉर्मल क्वेश्चन इज एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कुछ रिफॉर्म्स लाए थे? द आंसर इज यस। और वो क्या थे रिफॉर्म्स बताइए? लैंड रिफॉर्म्स। अच्छा, लैंड रिफॉर्म्स के अंदर कितने पॉइंट्स से बताइए? 5। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, मतलब अब से लैंड के जो ओनर्स होंगे वो कौन होंगे? फार्मर्स। सेकंड क्या था? लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग मतलब मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड जो एक इंडिविजुअल और उसकी फैमिली होल्ड कर सकती है। तीसरा था कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। अगर आपकी कोई लैंड स्कैटर्ड है तो उसको एक जगह पे कंसोलिडेट करो अगेंस्ट योर स्कैटर्ड लैंड। फोर्थ इज रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट, विच मीन्स मैक्सिमम रेंट आप कितना चार्ज कर सकते हो? 1/3 ऑफ टोटल आउटपुट। एंड फिफ्थ पॉइंट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब ये हुआ कि आप मिलजुल के काम करो, जिससे आपका क्या बढ़ेगा? बार्गेनिंग पावर। पर क्या इस रिफॉर्म्स के लूपहोल्स थे? द आंसर इज यस। कितने लूपहोल्स थे बताइए? 3। सबसे पहला लूपहोल ये था कि फार्मर ने खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया? द टिलर्स ऑफ द सॉइल, जिसका मतलब लैंड अभी भी उनके पास ही रही। सेकंड, लैंड सीलिंग रिफॉर्म्स को कोर्ट में क्या कर दिया? चैलेंज, ताकि उसका इंप्लीमेंट क्या हो जाए? डिले, और तब तक ये लैंड किसके नाम पे ट्रांसफर कर देंगे? उनके फैमिली रिलेटिव्स। एंड सिर्फ 2 ही ऐसे स्टेट जहां एक्चुअली सक्सेसफुल हुआ, वन इज वेस्ट बंगाल एंड सेकंड इज केरला। तो आखिर में क्या आया फिर जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का ग्रोथ हुआ? दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब क्या सीड्स यूज करने का? HYV सीड्स। उससे इनफ नहीं है, आपको चाहिए इरिगेशन सिस्टम, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, दैट आल्सो इन करेक्ट क्वांटिटी। ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ बेनिफिट्स भी थे एंड कुछ लिमिटेशंस भी थे। नाउ बेनिफिट्स क्या क्या थे? बेनिफिट्स, पहला बेनिफिट ये था कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्रॉप की क्या बढ़ी? प्रोडक्टिविटी। मार्केट में बहुत सारा क्या आने लगा? सरप्लस। इससे किसको फायदा होने लगा? लो इनकम ग्रुप, क्योंकि प्राइस गिरने से लो इनकम ग्रुप को ज्यादा फायदा होगा। फोर्थ क्या? फाइनली इंडिया बिकेम व्हाट? सेल्फ सफिशिएंट। एंड फिफ्थ पॉइंट, फार्मर की सोच बदल गई फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू किस काइंड ऑफ फार्मिंग? कमर्शियल फार्मिंग। क्या चीज क्लियर हुआ? ये 5 पॉइंट हमने पढ़े। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस? लिमिटेशंस क्या था? लिमिटेड क्रॉप्स, हर क्रॉप्स में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था। सेकंड, लिमिटेड रीजन, वही रीजन में आया था जहां लैंड ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या है? फर्टाइल। तीसरा, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इनइक्वालिटी को क्या करता है? बढ़ाता है। सर इनइक्वालिटी को क्यों बढ़ाता है? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा सिर्फ रिच फार्मर्स यूज कर सकते हैं, गरीब फार्मर्स यूज नहीं कर सकते। एंड दैट इज अ रीजन। फोर्थ पॉइंट हमने ये पढ़ने वाला है कि क्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने वाला, क्या फार्मर्स को हमें सब्सिडीज देनी चाहिए या नहीं? दैट इज कॉल्ड डिबेट ओवर सब्सिडी, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब्सिडीज देनी चाहिए कि नहीं, उसके कुछ पॉइंट फेवर में है, कुछ पॉइंट अनफेवर, अगेंस्ट में, सॉरी। पहला फायदा क्या है कि सर ये क्या कम करता है बताइए? इनइक्वालिटी। सर इनइक्वालिटी कैसे कम करता है? बिकॉज जो अमीर फार्मर्स है वो तो खरीद पाएंगे, अब गरीब फार्मर्स भी खरीद पाएंगे, बिकॉज गिविंग सब्सिडीज इवन पुअर फार्मर्स कैन अफोर्ड दोस इनपुट्स व्हिच रिड्यूसेस द इनइक्वालिटी। एंड सेकंड पॉइंट क्या था बताइए? अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है कि जनरली फार्मर्स कोई भी नई टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं? रेजिस्ट। जब आप सब्सिडी दोगे, आप उन्हें एंकरेज कर रहे हो कि भाई सब्सिडीज का फायदा उठाओ और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज करो, और उस नई टेक्नोलॉजी को जब वो लोग अडॉप्ट करेंगे और जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो हर कोई उसको अडॉप्ट करने लग जाएगा। इसके 3 अगेंस्ट पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि सर इसका बेनिफिट किसको हो रहा है बताइए? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को। सर इसका फायदा फार्मर्स को, कोई इशू नहीं, पर इसका बेनिफिट किसको हो रहा है? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। सेकंड ये है कि सर ये उन्हीं फार्मर्स को मदद करेगा जहां लैंड बहुत ज्यादा क्या है? फर्टाइल। व्हाट अबाउट दोस लैंड जहां फर्टाइल? तो ये क्या प्रमोट कर रहा है बताइए? रीजनल इनइक्वालिटी। एंड तीसरा, दे विल बी लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सर क्यों वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा? बहुत सिंपल है सर, कि जब आप सब्सिडी दोगे, जब आप प्राइस गिराओगे, तो फार्मर्स जो है वो ज्यादा यूटिलाइज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? मतलब ज्यादा बाई करेंगे, जिससे क्या होगा? ओवर यूटिलाइजेशन या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि प्राइस हमेशा क्या एक्ट करता है? सिग्नल। प्राइस अगर आप किसी चीज को कम गिरा दोगे तो ऑटोमेटिकली एक सिग्नल देता है कि उसको ज्यादा बाई करो, और उसको ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से रिसोर्सेज का क्या होने वाला है? वेस्टेज। क्या है क्लियर? यहां से एग्रीकल्चर खत्म हो जाता है और अब हम आ जाते हैं इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री का पहला याद रखना आईपीआर 1956। हालांकि पहला आईपीआर 1948 में आया था, अब पर हम पढ़ेंगे सिर्फ 1956, जिसके अंदर इंडस्ट्री को 3 बांटा में था, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 के अंदर जो भी इंडस्ट्री होगी वो किसके अंडर होगी बताइए? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर। क्लियर? यहां प्राइवेट सेक्टर्स अलाउड नहीं है। कैटेगरी 2 में पब्लिक भी होगा, प्राइवेट भी होगा,
पर डोमिनेंस किसका होगा? पब्लिक सेक्टर। जो कैटेगरी 1 में नहीं आता, जो कैटेगरी 2 में नहीं आता, वो सब कुछ किसके अंदर आ जाएगा बताइए? कैटेगरी 3, दैट इज रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। ROI मतलब रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। पर उन्हें कंट्रोल करने के लिए क्या सिस्टम लाया गया? लाइसेंसिंग सिस्टम। लाइसेंसिंग सिस्टम का मतलब यह होता है कि अगर आप न्यू एस्टैब्लिशमेंट करते हो, अगर आप क्या करते हो बताइए? न्यू एस्टैब्लिशमेंट, या अगर आप क्या करते हो? एक्सपेंशन, तो दोनों पर्पस के लिए आपको क्या लेना पड़ता है? सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। क्या चीज क्लियर? क्या ये लाइसेंस बैलेंस रीजनल ग्रोथ करता है? द आंसर इज यस। क्यों बैलेंस रीजनल ग्रोथ करता है? क्योंकि वो एरिया जो डेवलप्ड नहीं है वहां लाइसेंस आपको इजीली मिल जाएगा, पर जब एरिया डेवलप्ड है वहां पे लाइसेंस आपको इजीली अवेलेबल नहीं करेगा। तो हर एरिया को वो इक्वली क्या कर रहा है? डेवलप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why public sector had to play a dominant role? अगर हमने देखा तो IPR 1956 है कि पब्लिक सेक्टर ने अपना डोमिनेंट रोल प्ले किया है। द क्वेश्चन इज व्हाई दे हैव प्लेड। 3 क्वेश्चन याद है? लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ डिमांड, सोशल वेलफेयर। लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ डिमांड, सोशल। लैक ऑफ कैपिटल, जितना पैसा चाहिए था उतना पैसा प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं है, तो पब्लिक सेक्टर को डालना पड़ेगा। सेकेंड, लैक ऑफ डिमांड, सब मेजॉरिटी लोग गरीब थे, डिमांड करने वाला कोई था ही नहीं, तो कोई प्राइवेट इन्वेस्टर पैसा भी नहीं डालेगा, और अगर कोई डालता भी तो उसका एम क्या होता? प्रॉफिट कमाना। और हम क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी है, हमें क्या चाहिए था? सोशल वेलफेयर। तो क्या है 3 कारण बताइए? लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ डिमांड, सोशल वेलफेयर। नाउ अब रूरल एरिया के लिए कार्व कमेटी ने कुछ कहा। कार्व कमेटी ने 1955 में कहा कि अगर रूरल एरिया को डेवलप करना है तो आपको किसको प्रमोट करना पड़ेगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो व्हाट इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जिसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट उस जमाने में 5 लाख था, आज के तुम्हारे बुक के हिसाब से 1 करोड़, और आज के जमाने में 10 करोड़ से नीचे। सर एसएसआई को प्रमोट करने का कारण क्या था? एक तो ये लेबर इंटेंसिव है, सेकेंड ये लोकेशनल फ्रेंडली है, और तीसरा ये क्या प्रमोट करते हैं बताइए? इक्वालिटी। क्या प्रमोट करते हैं? इक्वालिटी। सर क्या ये लोकेश लेबर इंटेंसिव? सर एसएसआई है, छोटी इंडस्ट्री है, दे प्रीफर मोर लेबर देन कैपिटल, इससे क्या प्रमोट होगा बताइए? एम्प्लॉयमेंट। सेकंड क्या है? लोकेशनल फ्रेंडली। लोकेशनल फ्रेंडली मतलब एसएसआई क्या करता है? जनरली बड़ी इंडस्ट्री कहां लोकेटेड होती है? जो रॉ मटेरियल के पास हो या पोर्ट के पास हो, जिससे हर एरिया इक्वली डेवलप नहीं होगा। बट एसएसआई अपने लोकल रिसोर्सेज से बिजनेस करते हैं जिससे हर एरिया इक्वली डेवलप होता है, जिसे बोलते हैं बैलेंस रीजनल ग्रोथ। और तीसरा, सर हर कोई कंट्रीब्यूट करेगा तो ये क्या प्रमोट करेगा? इक्वालिटी। फॉरेन ट्रेड के लिए हमारी जो पॉलिसी थी वो था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, या जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं बताइए? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये पॉलिसी क्या कहता था कि सर हमें बाहर की गुड्स नहीं लाने, क्योंकि हमारे पब्लिक सेक्टर उतने कंपिटेंट नहीं है कि वो बाहर के साथ कंपीट कर सके। तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम लाया था जिसको बोलते हैं टैरिफ एंड कोटा सिस्टम, राइट? हेवी टैरिफ लगा दिया ऑन इंपोर्ट एज वेल एज ऑन एक्सपोर्ट। एंड सेकंड क्या कर दिया? कोटा सिस्टम, मतलब फिक्सेशन ऑफ क्वांटिटी, कि इससे ज्यादा क्वांटिटी ना आप इंपोर्ट कर सकते हो ना ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ताकि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर का आखिरी पार्ट, विच इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब यह हुआ कि इस न्यू रिफॉर्म्स की वजह से क्या फायदे हुए और क्या नुकसान हुए। इस रिफॉर्म्स में फायदा ये हुआ कि हमारे देश की क्या बढ़ी बताइए? जीडीपी। सेकंड, हमने क्या किया? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? कि पहले हम सिर्फ कॉटन बनाते थे, जूट बनाते थे, अब हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी है और हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी है। बट इसके बहुत सारे लिमिटेशंस है, और पहला लिमिटेशन ये था कि नो क्लियर डिस्टिंक्शन कि क्या पब्लिक सेक्टर को बनाना है और क्या प्राइवेट सेक्टर को बनाना है, राइट? सर ये क्लियर है कि प्राइवेट सेक्टर को क्या नहीं बनाना है, पर पब्लिक सेक्टर के लिए कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं था। तो पब्लिक सेक्टर ने वो एरियाज में भी पैसे डाले जो उनके लिए नॉन प्रायोरिटी थे, जैसे होटल मेकिंग बिजनेस या ब्रेड मेकिंग बिजनेस। इससे रिसोर्सेज का क्या हो रहा है बताइए? वेस्टेज। सेकेंड था पुअर क्वालिटी। सर हमारी जो क्वालिटी थी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी से बहुत नीचे थी, और उसका एक ही कारण था लैक ऑफ कंपटीशन। तीसरा, अगर ड्रेन ऑफ नेशंस वेल्थ। सर क्यों ड्रेन ऑफ नेशंस वेल्थ? देखो सर, प्राइवेट सेक्टर के लिए एक इंडिकेशन होता है लॉस उसको इंडिकेट करता है कि या तो वो बेटर करे या तो अपने बिजनेस को क्या कर दे? बंद, क्योंकि रिसोर्सेज का ऐसे वेस्टेज हम नहीं कर सकते। पर पब्लिक सेक्टर के लिए कोई इंडिकेटर ही नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज पब्लिक सेक्टर लॉस भी करता, फिर भी उनका एम प्रॉफिट कमाना तो था ही नहीं, उनका एम क्या था? सोशल वेलफेयर। इस चक्कर में वो लॉस मेकिंग होने के बावजूद भी कंटिन्यू करते थे, जिससे क्या हो रहा है? ड्रेन ऑफ नेशंस वेल्थ। एंड आखिरी पॉइंट, लाइसेंस का क्या करना बताइए? मिसयूज। लाइसेंस का मिसयूज का मतलब यह है कि बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट लाइसेंस का मिसयूज करते थे। कैसे करते थे? एक कोई और सेक्टर का, कोई और बिजनेस का लाइसेंस ले लेते थे, नॉट बिकॉज दे वांट टू स्टार्ट द बिजनेस बट टू रेस्ट्रिक्ट द
competitors to start the business. And second is, instead of focusing on product quality, उनका फोकस ये था कि कैसे ब्यूरोक्रेट्स के साथ रिलेशन बनाया जाए ताकि लाइसेंस अपने को इजीली मिल जाए. And that's it. Your chapter number 2 revision is over.